हूँ और चुनाव आचार संहिता की यह सीमा है कि 10 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कि आप तकरीबन 6:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद मैं यहाँ आया हूँ और 20-25 मिनट के भीतर यह सभा हम लोगों को समाप्त करनी है। देरी से आने और जल्दी जाने के लिए आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा आप सबसे वादा है, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, घरों में बैठे हुए अपनी माँ बहनों को भी और इस इलाके के एक एक नौजवान को, आदरणीय बुजुर्गों को मैं ये वादा करता हूं कि अगर आपने चाहा तो हम 20-25 मिनट नहीं, पूरा 5 साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहेंगे। इसीलिए अब बिना किसी देरी के, मुझे मालूम है आप लगभग हमारे सभी नेताओं का भाषण सुन चुके हैं, सुन लिए ना, और मैं अब कोई औपचारिकता किए बिना सीधे आपसे 2-4 बात करूंगा, अपने दिल की बातें कहूंगा, क्योंकि मन की बात तो कोई और सुनाते हैं। आज आए थे, हुजूर आते आते बहुत देर करते, 10 साल लगा है साहब को, 10 साल यमुना के उस किनारे से इस किनारे आने में साहब को 10 साल लगा है। आपने अगर चाहा तो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नई दिल्ली से चलकर उत्तर पूर्वी दिल्ली आए हैं। आपने चाहा तो पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे। कह रहे थे कि मैं अपने परिवार के लिए जीता हूँ, 140 करोड़ लोगों के लिए जीता हूँ। गिनती तो नहीं हुई है, गिनती 2021 में होना था, आखिरी बार गिनती 2011 में हुई। अगर गिनती होती तो उस 140 करोड़ में हमारा भी एक नाम होता, और उस 140 करोड़ परिवार की अगर बात हो रही है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कल भाजपा के भेजे गए गुंडे के द्वारा जो हमला कराया गया है, एक महिला पार्षद के ऊपर हमला कराया गया है, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के ऊपर जो हमला हुआ है, तो आपके परिवार में हम शामिल हैं कि नहीं है, जरा ये बताइए। जिन लोगों को कोविड के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिला, शमशान में जगह नहीं मिली, अस्पताल में बेड नहीं मिला, उन परिवार के लोग उस 140 करोड़ के परिवार में शामिल हैं कि नहीं है। हर घंटे जो 2 जवानों को हर घंटे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ती है, हर घंटे जो देश के जो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, वो किसान और जवान उस 140 करोड़ के परिवार में शामिल है कि नहीं है। हर मिनट इस देश की किसी न किसी महिला के साथ जो अत्याचार होता है, 140 करोड़ के परिवार में वो शामिल है कि नहीं है। बिना गुनाह के अपना हक मांगने की सजा के चलते झूठा वीडियो बनाकर, झूठा मुकदमा बनाकर पत्रकारों को, विद्यार्थियों को, लेखकों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो जेलों में बंद करके रखा गया है, उनका परिवार 140 करोड़ लोगों के परिवार में शामिल है कि नहीं है।
हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। हम जानना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में पढ़े लिखे 2 करोड़ नौजवानों की जो नौकरियां छीन ली गई, वो लोग 140 करोड़ के परिवार में शामिल हैं कि नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि बीटेक करके, एमबीए करके, एमए करके, एमएससी करके, पीएचडी करके, बायोडेटा लेकर के नौकरी के लिए दर दर भटकने वाले वो नौजवान 140 करोड़ के परिवार में शामिल हैं कि नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि जीएसटी की मार झेल रहे ये छोटे दुकानदार, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले, रोजी रोजगार करने वाले वो लोग 140 करोड़ के परिवार में शामिल हैं कि नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि एमपी बनेगा 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, विधायक बनेगा 5 साल के लिए, पार्षद बनेगा 5 साल के लिए, लेकिन जिन नौजवानों के, गरीब के बच्चों को नौकरी मिलती है सेना में, अग्निवीर के चलते जिन नौजवानों का सपना छीन लिया गया, उन अग्निवीरों का परिवार 140 करोड़ के परिवार में शामिल है कि नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि इस देश के भीतर जो साधारण लोग हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले जो 24 लाख वोटर हैं, जो लाखों नागरिक हैं, वो लोग 140 करोड़ के परिवार में शामिल है कि नहीं है। जनाब आए हैं, पधारे हैं श्रीमान। सरकार यमुना के उस किनारे से इस किनारे आई है। हमारा नाम कन्हैया है। बचपन में पढ़ा करते थे, यह कदम का पेड़ अगर वहां होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे। हम पूछना चाहते हैं कि 10 साल में ही सही, एक बार आए तो सही, 10 साल में ही सही, एक बार अपना शकल दिखाए तो सही। हम कहना चाहते हैं जब देर आए तो कम से कम दुरुस्त तो आते। हम पूछना चाहते हैं कि जब आ ही रहे थे तो हेलीकॉप्टर से क्यों आए? जरा यमुना पार करते कश्मीरी गेट के बस अड्डे के सामने वाले फ्लाईओवर से, तब पता चलता कि सागरे जाने वाली पुल के नीचे से जब हम मौजपुर की तरफ आते हैं तो इस रोड पे कैसा जाम लगता है। आप देखिए कि भजनपुरा जाने वाली जो सड़क है, जिसका चौड़ीकरण का वादा किया था इस उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद, करोड़ों का टर्मिनल बन करके तैयार है, बस की रिक्शा कैसे फिरता है आमने सामने। आप आते सड़क से तो पता चलता 10 साल पहले आपके सांसद ने जो 2 गांव खोल दिए थे सभापुर में और चौहान बस्ती में, कैसे उस इलाके में नल में पानी नहीं आता, नाली से पानी बहता है। आप आते सड़क से तो पता चलता कि दूसरे इलाके में रेड का मतलब होता है रुकना। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में रेड का मतलब होता है जल्दी जल्दी निकलो, नहीं तो जाम में फंस जाओ। दूसरे इलाके में ट्रैफिक पुलिस को देख करके लोग जल्दी जल्दी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी सीट बेल्ट नहीं चेक करता है, हेलमेट नहीं चेक करता है। यह जो कानून व्यवस्था की हालत है, उससे एक बार नजरें 2-4 करते तो सही। मैं कहता हूं आजकल देश में बड़ी बड़ी बातें होती है। मैं छोटा इंसान हूं, माँ आंगनबाड़ी की नौकरी करती है, हमारे पास हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं है, हवाई चप्पल है, इसीलिए मैं छोटी छोटी बातें और मैं लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बातें करता हूं।
10 साल में ही सही एक बार आए, बताते तो सही जिस विकास का दावा किया गया वह विकास किन गलियों में छूट गया है। गली नंबर 12 में भी, गली नंबर 9। यह बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि मुझे बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता। एक शेर शायर ने लिखा था, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। साधारण सिंपल सीधी बात करता हूँ, क्योंकि राजनीति में मैं आया नहीं, लाया गया। मैं तो दिल्ली पढ़ने आया था साहब, और मैं घर छोड़ा था प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, मैं तो IAS बनने के लिए घर छोड़ गया। 2009 में दिल्ली आया और संयोग देखिए क्या गजब का संयोग है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल जस्टिस। जिसको छोड़ करके साहब घर से निकले उनका नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया है। इसको कहते हैं संयोग कि मैं पैदा हुआ गंगा किनारे और वक्त ने, हालात में और लोगों के जज्बात में यमुना किनारे ला करके खड़ा किया। और यमुना की जो बात हो रही है तो एक बात आपको बता दूं, मेरा नाम कन्हैया है और हमने धर्म को बखूबी समझा। जब हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं और जो हमने पढ़ा है उसकी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं जो इंसान को इंसान से लड़ाने की बात। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं जो शक्ति और सत्ता के साथ खड़ा होता हो। शक्तिशाली के साथ खड़ा होना धर्म नहीं है, गिरवल के साथ, कमजोर के साथ खड़ा होना धर्म है। कृष्ण जी जेल में पैदा हुए थे और उनका जो मामा था कंस, उसको एक भविष्यवाणी सुनाई थी, एक लड़का पैदा होगा तुम्हारी जेल में और वो तुम्हारा वध करेगा। कंस ने क्या किया मालूम है? उसके राज में जितने बच्चे पैदा हो रहे थे उसके बाद, उस भविष्यवाणी के बाद, हर बच्चे की वो गला घोट करके हत्या करवा दी। और रात को कृष्ण जी का जन्म हुआ। कृष्ण जी को यमुना पार कराया उनके पिताजी ने और नंद के पास जाकर के छोड़ दिया। हर बार कंस ने कृष्ण जी का वध करने के लिए राक्षस भेजे और हर बार कृष्ण जी बच गए। कृष्ण जी को पता चला कि ये राक्षस उनके मामा के द्वारा भेजा है। वो चाहते तो मामा के पास जाते और कहते मामा को हाथ जोड़ करके कि मामा काहे का झगड़ा, एक सीट हमको भी अपने राज दरबार में दे दो। मतलब आजकल लोग एक MP सीट के लिए, एक MLA सीट के लिए, एक पार्षद की सीट के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। धर्म का मतलब ये होता है कि कृष्ण ने कहा कि मुझे कंस के दरबार में सोने की कुर्सी नहीं चाहिए, मैं गोकुल के लोगों की गाय चढ़ा करके जीना पसंद करूंगा। और ये संयोग है कि मुझे जहां जीवन की परिस्थिति ने ला करके खड़ा किया है, जिस यमुना के किनारे, उस यमुना के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनकी बस्ती का नाम है ब्रजपुरी, नंद नगरी, सुंदर नगरी। ये कोई संयोग है और ये चाहे जितनी भी ताकत लगा दे। मनोज तिवारी ने एक नमूना भेजा था, उनको लगा कि इसके ऊपर हमला कर देंगे तो ये घबरा जाएगा। अरे पूछ तो देते जैसा के पप्पा को, हमारा बॉस पिछले 8 साल से कोशिश कर रहा है, हमारी रगों में देशभक्ति का खून बहता है, इस बात को ध्यान रखना।
देशभक्त देशभक्त होने का मतलब संविधान की रक्षा करना होता है। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों की चापलूसी नहीं की। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ करके, जेलों में जा करके, फांसी पर चढ़ करके इस देश को आजादी दिलाई है। जैसे जैसे हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके स्वतंत्रता सेनानी बन करके इस देश को आजादी दिलाई, वैसे ही हम संविधान सेनानी बन करके इस देश के संविधान की आखिरी सांस तक रक्षा करेंगे। हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान कहता है कि यह देश सबका है, यह देश सबका था, यह देश सबका रहेगा। ये हमारा ऐलान है आपसे। आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए। कहते हैं ना, झूठ की भी एक उम्र होती है, नफरत की भी एक तासीर होती है, और लोगों को लड़ाने की भी एक सीमा होती है, और लोगों को गुमराह करने की भी एक हद होती है। वह दिन दूर नहीं जब लोग इस बात को धीरे धीरे समझने लगेंगे और समझ करके अब सवाल पूछने लगे। दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल फुलाने लगे। लोग यह सवाल पूछने लगे। जब मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया अलायंस की ओर से जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया, तो 10 साल के सांसद माननीय मनोज तिवारी जी ने कहा हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। भैया, लोकतंत्र है, जनता जिस इज्जत से फूल का माला पहना करके कुर्सी पर बिठाती है, जब आप उनके अरमानों को पूरा नहीं करते हैं, उसी बेइज्जती से कान पकड़ करके पीछे उतारते हैं। ये कुर्सी है, ये आती जाती रहती है, और ये दिल्ली है। दिल्ली का इतिहास ये है कि जब जब शासक को लगता है, जब जब किसी शहंशाह को लगा कि दिल्ली उनकी बकौती है, दिल्ली उनके हाथ से निकल जाती है। ये जब मैं प्रत्याशी बना तो बहुत आराम से मजे में था। ज्यों-ज्यों चुनाव बीतता गया, ज्यों-ज्यों चुनाव बीतता गया, त्यों-त्यों इनके चेहरे की सिकन बढ़ती गई। अब तो बौखलाहट ऐसी है कि जगह जगह भाजपा समर्थित लोग खड़ा होकर के विरोध करने का नाटक करते हैं। मैं नाटक इसलिए कह रहा हूं कि पहली किस्त में इन्होंने ये कोशिश करी कि बदनाम करते हैं, नकली वीडियो बनाया, 10 साल 8 साल पुरानी बात। अरे मैं जेल से घूम के आ गया हूं भाई, केजरीवाल जी अभी जेल में गए हैं, इस मामले में मैं सीनियर हूं, उनसे पहले उस जेल से घूम के आ गया। इस सरकार के सबसे पहली किस्त के विक्टिम हैं हम लोग। विद्यार्थी थे, साधारण परिवार के, मां आंगनबाड़ी में काम करती है। सरकार को लगा झूठे मुकदमे में नकली वीडियो बना करके जेल में डाल देंगे, लड़का डर जाएगा। भैया, आसानी से डरने वाला नहीं है। आपको मालूम नहीं है हमारा इतिहास। हमारा इतिहास ये है कि सिद्धार्थ चल करके जब बिहार आए तो राजकुमार सिद्धार्थ थे। बिहार की धरती पर आए
बिहार की धरती ने उनको भगवान बुद्ध बना दिया। ये बिहार है भैया, यहाँ पर मोहनदास चल करके आए थे, बिहार की धरती ने उनको गांधी बना दिया, उनको राष्ट्रपिता बना दिया। बिहार में एक नौजवान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। सब लोग छोड़ के नहीं भाग जाते, कुछ लोग रिश्ते निभाते भी हैं। एक नौजवान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल का रास्ता दूर था क्योंकि बीच में पहाड़ था। उस इंसान ने 6वीं हथौड़ी लेकर पूरी जिंदगी वह पहाड़ काटता रहा और अकेले पहाड़ पर काट करके रास्ता बनाया। मनोज तिवारी कहते हैं कि वो भी बिहारी है। कैसे बिहारी हो भैया, एक बिहारी होकर के दूसरे बिहारी पे हमला करा रहे हो। तुमको सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी हो भाई। तुम्हारे तो 17 बैंक अकाउंट हैं और अकाउंट में 28 करोड़ रुपया है। मैं तो चप्पल पहनने वाला सबसे गरीब प्रत्याशी हूँ। यूं घबरा रहे हो एक गरीब आदमी से? पूरी सत्ता तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, ज्यादातर मीडिया वाले तुम्हारे। देखिए कैसा कैसा सवाल पूछते हो, तब भी घबरा रहे। इतने सालों से आपने अगर एक भी काम किया होता तो आपकी ऐसी हालत नहीं होती। कहते हैं क्या, जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो साल भर पढ़ाई करता है, इम्तिहान की रात में किताब खोल करके नहीं पढ़ता है। इम्तिहान की रात में या इम्तिहान के वक्त परीक्षा हॉल में किताब खोलने वाला दरअसल परीक्षा में चोरी करता है। अच्छा विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है और आपको तो लोगों ने 2-2 बार मौका दिया। 10 साल के लिए आपको सांसद बनाया। अगर आप 10 काम भी किए होते तो आज आपको गुंडे भेज करके हमारे ऊपर हमला कराने की जरूरत नहीं। आप गिनाओ ना अपना काम, आप बताओ। तो जब मैंने इनसे सवाल पूछना शुरू किया कि आप उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए क्या काम किए, मैं आपसे कहीं भी बहस करने को तैयार हूँ। आपके मीडिया चैनल पे बुला लीजिए, अपने 10 पत्रकार जुटा लीजिए, देखिए वो हमारे सच का सामना कर पाते हैं नहीं कर पाते। आप बताइए। तो तब उन्होंने कहा कि हमने 14,000 करोड़ का काम कराया। हमने कहा नेकी और कुछ आपने अगर 14,000 करोड़ का काम कराया है, 14 पत्थर को दिखा दो भैया अपने नाम का कि आपने कौन सी रोड का शिलान्यास किया है, कौन से हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, कौन से स्कूल का उद्घाटन किया है। आपने जो वादे किए थे वादा मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने गांव गोद लिए थे, आपने गांव गोद लिया था सभापुर का, आपने गांव गोद ली चौहान बस्ती, आपने गांव गोद लिया कादीपुर। गांव तो वही का वही है, मीडिया को जरूर गोदी में। इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूँ और किसी को भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस देश के संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया है। या जो हमारे ऊपर तानाशाही थोपना चाहते हैं, इस तानाशाही के खिलाफ वोट कीजिए। या जो इस देश के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, उसके खिलाफ वोट कीजिए। या जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, समाज का बंटवारा कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट कीजिए। आप जो बराबर जाम की समस्या से परेशान होते हैं, दुकानदारों का काम धंधा कम हो गया, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप अपने पीढ़ी के पक्ष में मतदान कीजिए। आप संविधान की रक्षा के लिए मतदान कीजिए। और मैं आपको वादा नहीं करता हूँ, मेरा काम नेतागिरी करना नहीं है। मैं बस आपको कहता हूँ, मैं चुनाव में आपसे वादा करने लगा हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी जो है फिल्म दिखाना है। साहब
हमने भी ट्रेलर दिखाया है, 10 साल में आपको एक बार बुलाया है, आप जिता करके तो देखिए, बार बार उनको आना पड़ेगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आपके बीच, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। बस आपको ये फैसला लेना है कि आप बदलाव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। सब लोग पीछे वाले खुश हो गया से, सब लोग बदलाव करना चाहते हैं। तो एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा। हमारे पास धन दौलत नहीं है, लड़ने का हौसला और जज्बात है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि मैं एमपी कैंडिडेट नहीं हूँ, आपको एमपी कैंडिडेट बनना पड़ेगा। बोलिए बनेंगे? किसी का इंतजार नहीं करना है जुबैर भाई, किसी का इंतजार नहीं करना है। घर में जब आग लगती है तो माँ बाप से पूछ करके पानी नहीं डालते हैं। किसी का इंतजार नहीं करना है, कौन आया नहीं आया, कौन पूछा नहीं पूछा, कौन बताया नहीं बताया। मैं कहता हूँ देश की रक्षा के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने अधिकार के लिए किसी का इंतजार नहीं करना है। राजनेता, नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता से आगे बढ़ करके देश की जनता को संविधान के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। बोलिए संविधान बनाएंगे, संघर्ष करेंगे। तो बिना किसी के बुलाए सुबह सुबह उठकर के मतदान करना है, लोगों से मतदान करवाना है। 5 साल के बाद यह सुखद संयोग है, इस बार झाड़ू हाथ साथ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में झाड़ू का नाम नहीं होगा। हमने मतलब राहुल गांधी जी ने और केजरीवाल जी ने गठबंधन किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ का निशान रहेगा और पूर्वी दिल्ली में झाड़ू का निशान रहेगा। इस बार केजरीवाल जी हाथ का बटन दबाएंगे और राहुल गांधी जी झाड़ू का बटन दबाएंगे। तो 25 मई को अल्लाह का नंबर क्या है? अल्लाह का नंबर क्या है? ये किसका निशान है? किसका निशान है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे सभी इंडिया गठबंधन के साथियों का, सलामी जी का, श्रीलंका काउंसिलर अफजाल जी का, गठबंधन के तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं जुबैर भाई से गुजारिश करूंगा, मैं जुबैर भाई सेल्फी के लिए 5 मिनट कम पड़ेगा, इसलिए 5 साल नहीं रखिए और खूब आनंद से आराम से सेल्फी लीजिए। दोस्तों आप आराम से कन्हैया जी के साथ चलेंगे और कन्हैया जी की कामयाबी के लिए उनके साथ चलेंगे। साथियों इतना सुखद अनुभव जिंदाबाद सिंह जी भी हमारे बीच में रहे। आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और सिलंदपुर की जनता को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, बहुत ही शानदार स्वागत नाम दे दिया है, इसके लिए मैं कई दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आप कन्हैया जी कुमार जी को लाइव देख रहे थे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पैदल चलेंगे क्या अंदर?